हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, ये आपकी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट की वीडियो है। आई होप आप लोगों को पसंद आए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर इकोनॉमिक्स आ रहा है वहाँ पर ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। पिछले वीडियो में हमने डिमांड का बेसिक पढ़ लिया था। अब ये है हमारा डिमांड का ही अगला टॉपिक, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, मतलब जहाँ पर भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो लागू नहीं होता। ठीक है, तो मैंने लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया था, जो हमारा डिमांड का कर्व होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है और डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो मतलब अगर ये अपवाद है तो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, यानी अगर अपवाद पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऐसे होगा। ठीक है, तभी तो हुआ ये उसका अपवाद। तो ऐसा डिमांड कर्व यानी अपवर्ड डिमांड कर्व कब कब होता है, ये कंडीशंस कितनी हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कौन सी है, उससे पहले जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि गिफन गुड्स को गिफन क्यों बोला जाता है। स्टूडेंट, एक बंदा था सर रॉबर्ट गिफन, उसी के नाम से ही ये गुड्स जाने जाते हैं। ठीक है, वो एक फैक्ट्री वर्कर था, फैक्ट्री में काम करता था और उसने वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं या एनालिसिस बोल सकते हैं, या ठीक है, तो वो किया था। उसके बाद ही उन्होंने कुछ गुड्स को गिफन गुड्स बोला। तो गिफन गुड्स है क्या? गिफन गुड्स घटिया वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं जब किसी बंदे की इनकम कम होती है तब खरीदता है। ठीक है, अगर किसी बंदे की इनकम कम है, जैसे डालडा घी, ठीक है, जैसे अगर किसी बंदे की इनकम कम है तो वो जो कम इनकम में यानी कम पैसों में गुड्स आ जाए उनको परचेज करता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटी की तरफ ध्यान में देकर। क्योंकि हम लोग जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाती है उसके बाद ही हम क्वालिटी की तरफ देखते हैं। अगर हमारे पास उतने ही पैसे अवेलेबल हैं जिससे हम बेसिक ही खरीद सकते हैं या क्वालिटी भी, तो हम क्वालिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। जैसे हम देखते हैं, अगर एक मंदिर के सामने बैठे एक भिखारी को खाना दिया जाता है तो वो क्वालिटी नहीं देखेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन को तो हम लोग क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, तो यानी गिफन गुड्स वे वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती है जो जब किसी पर्सन की इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड होती है। ठीक है, फिर तो अब यहाँ पे ये डिमांड का लॉ लागू क्यों नहीं होता कि किसी वस्तु की अगर प्राइस कम होगी तो उसे ज़्यादा खरीदा जाएगा, या फिर प्राइस हाई होगी तो उसे कम खरीदा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर प्राइस कम भी होगी तो भी ज़्यादा खरीदा जा सकता है। ठीक है, अब है सेकंड है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी महंगी वस्तुएं। ठीक है, यानी महंगी वस्तुएं एक तरीके से बोल सकते हैं हम, जैसे सोना चांदी, महंगी पेंटिंग्स, ये सब आती है इसमें। सोना चांदी अगर सस्ता हो गया तो कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वैल्यू ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो या फिर देखा देखी की वस्तुएं, अगर पड़ोसी देखा होगा, अगर पड़ोसी ने कोई आईफोन लिया है तो हमें भी होड़ लग जाती है कि हमें भी आईफोन लेना है। अच्छी चीज़ों की कोई कंपैरिजन नहीं करता, बेकार चीज़ों की कंपैरिजन हम लोग करते हैं कि ये चीज़ आ गई तो इससे अमीरी दिख रही है। वरना तो कहा ही जाता है कि अच्छे इंसान खुद ही अपने आप में ब्रांड होता है, उसे ब्रांड लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या चलता है, हम लोग देखा देखी करते हैं। तो वही यही है कि देखा देखी करना। ठीक है, एक बार शायद पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, एक बार जैसे सुधा चंद्रन जी हैं, उनसे बोला गया कि आप वो एक नॉर्मल सोसाइटी में रहते थे, उनसे बोला गया कि आप ब्रांड यूज़ क्यों नहीं करते। उनका एक आंसर था, एक इंटरव्यू में आया था, वो मैंने भी सुना था कि मैं अपने आप में ब्रांड हूँ, मुझे ब्रांड की क्या यूज़ करने की ज़रूरत है। मतलब एक नॉर्मल बंदे को ब्रांड दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर खुद ही एक ब्रांड है, खुद की इतनी पहचान है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ब्रांड बन जाती है। फिर है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या है बेटा? इग्नोरेंस का मतलब कि भाई इग्नोर कर दिया जाए। क्या इग्नोर? इग्नोरेंस में हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई इग्नोरेंस क्या होता है। मान लो किसी बंदे को कोई चीज़ पसंद नहीं है, या फिर कोई कितना भी बेकार क्वालिटी का हो, या फिर कितना भी एक तरह से इस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक शराबी है, तो उसके लिए शराब बहुत पसंद है उसको, तो कितनी भी प्राइस हो तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, यहाँ पे हैबिचुअल चीज़ें भी बोल सकते हैं, इग्नोरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि भाई उसको हैबिट है तो कितने भी पैसे में मिलेगी वो लाएगा ही। ठीक है, फिर अब इन तीन रीज़न के कारण के अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। तो ये बुक में ये गिवन है एज पर एनसीईआरटी। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस आप लिख सकते हो खुद से। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है कि भाई हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपोजिट क्यों होता है। फिर है अपना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है बेटा?
कि भाई देखो दो, ये बोर्ड में आता है ये वाला क्वेश्चन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्वांटिटी में चेंज हुआ, ठीक है। अब बच्चे ना क्या होते हैं, चेंज को देख के कंफ्यूज हो जाता है कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दोनों अलग अलग टॉपिक है, पर इनमें कंपैरिजन करना आता है ज़्यादातर बार, और तुम लोगों को यहाँ पर ही इसका डिफरेंस जान लेना है और इनमें इसमें कंफ्यूज दोबारा नहीं होना है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में दो टॉपिक आते हैं, एक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बेटा क्या होता है कि भाई देखो जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगी, याद रखना इसका संबंध प्राइस से है, इसका संबंध किससे है, प्राइस से। अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है किसी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर, तो उसकी डिमांड भी घटती या बढ़ती रहेगी, ठीक है। यानी किसी गुड के प्राइस में चेंज होने के कारण उसकी डिमांड अगर बढ़ती है तो क्या बोल देते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, जो सेम डिमांड कर है ना उसी में ही ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, यानी ये अगर यहाँ पे है तो शिफ्ट कर जाते हैं इधर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। समझ में आई। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हो रहा है, यानी अगर प्राइस कम हो गई तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसी सेम कर्व पे हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसी का ही, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस घट गई है ना, सॉरी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घट जाएगी, ठीक है। तो डिमांड घट गई तो हमारा जो कर्व है वो नीचे की तरफ, यानी इसी पे यहीं पर सेम डिमांड कर्व पर मूवमेंट करेगा और वो नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, बट एग्जामिनर को ऐसे समझ नहीं आएगा, इसलिए हम ये एरो अलग से दिखाते हैं, ठीक है। ये एरो सेम कर्व पे नहीं दिखाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अलग से एरो दिखाते हैं। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। डिमांड कम हो रही है, क्यों, प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है भाई। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये मेंशन करना नहीं भूलना है। फिर है ये, अब ये दोनों टॉपिक मैंने एक साथ इसलिए लिए हैं, चाहते तो अलग वीडियो में ले सकते थे, बट इसलिए लिए हैं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसी टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं। चेंज इन डिमांड, बेटा चेंज इन डिमांड में दो चीज़ें, जैसे इसमें आई थी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे ही इसमें इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, देखो जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वहाँ से ये पूछेगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का रीजन क्या है, ठीक है, और चेंज इन डिमांड का रीजन क्या है। क्वांटिटी डिमांड का रीजन है सेम प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होना, ठीक है। अगर चेंज इन डिमांड हो रहा है तो क्या रीजन है, तो हो रहा है प्राइस के, उस वस्तु की प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर होना, जैसे इनकम फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो अब इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड क्यों होती है, मैंने बोला उस प्रोडक्ट की प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। किसी बंदे की, मान लो सपोज करो एक मजदूर है, ठीक है, वो 400 रुपये कमाता है दिन का, तो वो क्या करता है, जब शाम को घर जाता है ना 400 रुपये कमा कर, तो वो 2 किलो फ्रूट लेके जाता है अपने घर पे, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, मजदूरों की जो दिन की दिहाड़ी होती है, वेजेस होती है, वो इंक्रीज कर दी, 600 रुपये कर दी। तो जिस दिन मजदूर शाम को जा रहा है ना, तो वो 2 की बजाय 4 किलो फ्रूट ले जा रहा है, समझ रहे हो। यानी जो फ्रूट की डिमांड बढ़ी है, वो फ्रूट में प्राइस कम या ज़्यादा नहीं हुआ, वो क्या हुआ है, मजदूर की इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसके इनकम या अदर फैक्टर में इंक्रीज के कारण किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। और उसी वस्तु की प्राइस में जो पर्टिकुलर परचेज कर रहे हैं वस्तु, गुड्स, उसी की प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब चेंज इन डिमांड क्या होती है, इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है भाई, इंक्रीज इन डिमांड मीन्स डिमांड बढ़ गई। जितने पहले, मान लो एक, जैसे मैंने पहले भी अभी एग्जांपल दिया आप लोगों को, एक मजदूर 400 रुपये कमाता था तो 2 किलो फ्रूट लेके जाता था, अब उसकी इनकम 600 हो गई, तो अब वो 4 किलो फ्रूट ले जा रहा है, यानी तो उसकी डिमांड कर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है ना। जितना भी डिमांड था उससे ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड बोल सकते हैं हम, अपवर्ड बोल सकते हैं इसको, राइटवर्ड शिफ्ट बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस में आपको बना के नहीं दिखाने का है, आपको क्या बताना है, चेंज इन डिमांड यानी इंक्रीज इन डिमांड में ऊपर की तरफ कर्व शिफ्ट हो जाता है, यानी अपवर्ड या फिर राइटवर्ड, ठीक है। फिर सेकंड है इसमें डिक्रीज इन डिमांड। बेटा मैंने ऊपर का पॉइंट नहीं लिखा है, एक बारी लिख देती हूँ, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड क्या होती है, जो भी पर्टिकुलर, अभी कोई बंदा अगर उसी मजदूर का एग्जांपल लेती हूँ, एक मजदूर का 400 रुपये कमा रहा था, जब
2 kg फ्रूट लेके जा रहा था घर पे, अब उसकी जो इनकम है पर डे की 200 हो गई, तो वो क्या करेगा, फ्रूट कम लेके जाएगा या फिर नहीं लेके जाएगा, है ना, कि भाई 800 रुपये कमाए हैं, ठीक है, तो मैं फ्रूट नहीं लेके जाता हूँ। समझ गए मेरी बात? तो कम होगी तो डिमांड, जो हमारा डिमांड कर रहा है वो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हुआ इधर की साइड, यानी लेफ्टवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ठीक है। लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है, 1 या 2 नंबर में पक्का आता है 100%, क्योंकि ये बेसिक है और यहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। बट कई बार क्या होता है, बोर्ड में यहाँ से ना भी दे, इलास्टिसिटी में से देता है, लेकिन CUET में आएगा, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स क्या होते हैं बेटा, मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये पता होना आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल गुड्स, जिन एक बेसिक से गुड्स या फिर डेली रूटीन के गुड्स, सब्जी, साबुन, है ना, टावल, ऐसे ऑयल, ये इन सब के बिना काम नहीं चल सकता। एक तरह के नॉर्मल गुड्स, है ना, जिनको अगर हमारे घर में ये है तो इसका मतलब ये नहीं है बहुत बड़ी बात है या इस टाइप से, या फिर इनके बिना काम नहीं चलता, ठीक है, वो नॉर्मल गुड्स होते हैं। इन्फीरियर गुड्स बेटा, इन्फीरियर गुड्स होते हैं निम्न वस्तुएं, यानी जो ये थे गिफिन गुड्स से, ये थे घटिया वस्तु और ये है निम्न वस्तु। घटिया से भी मतलब गई गुजरी। एक तरह से इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन्फीरियर मतलब भाई बेकार वस्तु है, ठीक है, इनका एग्जांपल सेम से ही होते हैं। गिफिन गुड्स में क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर मतलब बस इन दोनों का डिफरेंस इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसका प्राइस, जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है, इसका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। यानी अगर इसका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, यानी गिफिन वस्तुएं में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे यहाँ इसके बाद में पढ़ा है, ये पॉजिटिव होता था तभी तो पढ़ा। यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, अगर प्राइस घट रहा है तो इसकी डिमांड भी घटेगी, क्योंकि इसका किससे संबंध बताया था मैंने, इनकम से। इनकम बढ़ेगी तो ये इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। यानी घटिया वस्तु है, इसका जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन निम्न वस्तुओं का प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। बस ये चीज़ें याद रखनी है। ये गुड्स इंपॉर्टेंट थे, एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर क्वांटिटी डिमांडेड है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पूछे तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक अपवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब मूवमेंट करेगा, मूवमेंट, एक वर्ड बहुत ज़रूरी है इसमें, मूवमेंट, यानी सेम कर्व पे मूव कर रहा है, ठीक है, एक ही कर्व पे मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे, और इसमें क्या करता है, शिफ्ट कर देता है, या तो ऊपर की तरफ करता है तो इंक्रीज इन डिमांड, और नीचे की तरफ करता है तो डिक्रीज इन डिमांड। दैट्स इट। ये था आप लोगों का शॉर्ट था, ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो है, पर बेटा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाना ज़रूरी था। CUET में ये सेकेंड यूनिट में है, और जहाँ भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर अदर कॉम्पिटिटिव स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के निकले हुए हैं, वहाँ पर भी SSC AAO में हर जगह इकोनॉमिक्स आती है, जहाँ पर भी वहाँ पर ये टॉपिक आएगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये प्लेलिस्ट आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और भी मुझसे कोई हेल्प चाहते तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलते हैं मेरी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।